हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी के 20 प्रश्नों के बारे में। और हिंदी की हमारी टेस्ट सीरीज पार्ट 7 है दोस्तों, जो कि पोस्टमार्टम क्लासेस के नाम से फेमस है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 17 मार्च 2021 फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था स्टेनोग्राफर या वैयक्तिक सहायक का, उसमें जो हिंदी के 20 प्रश्न पूछे गए थे उनके बारे में। और दोस्तों, ये जो 20 प्रश्न है ना, इसके आधार पर अगर आपने इससे पहले के 6 पार्ट हमारे देखे हैं, कि जो भी हमने 6 पार्ट कराए हुए हैं, तो आप इन 6 पार्टों में देखेंगे कि करीबन करीब 12 से 15 क्वेश्चन मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इन 6 क्लासेज में करा चुका हूं। अभी भी वीडियोज यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है, आप एविडेंस के रूप में उसे देख सकते हैं कि मात्र 6 क्लासों से अभी तक जो हुई है उसमें से 12 से 15 नंबर का डाटा आपको मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखी है तो देखिएगा, फिर आप ये पेपर देखिएगा और आपको एग्जैक्टली लगेगा कि यार हाँ, ये चीजें हमने प्रीवियसली 6 पार्ट्स में ही पढ़ी हुई है। और पेपर का लेवल अच्छा था दोस्तों, क्वेश्चन अच्छे लेवल के बनाए गए थे वैयक्तिक सहायक में भी, और वही पैटर्न था जो आपका आगे आने वाले एग्जाम्स वीडियो वीपीडीओ कनिष्ठ सहायक में रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पेपर को। और वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक जरूर करना है दोस्तों, कमेंट जरूर करने, और अपने दोस्तों के साथ में चैनल शेयर भी जरूर कीजिएगा। और उत्तराखंड में भी हमारी दोस्तों करीबन करीब 50 टेस्ट सीरीज पूरी हो चुकी हैं। अगर आपने वो भी नहीं देखी है तो उनको भी आप जरूर देखिएगा। एग्जाम में आपको निश्चित ही बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है यहां से। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हिंदी की कौन सी बोली है? बंजारा, ब्रज, कुई या फिर तुलु? देखिए दोस्तों, ऑप्शनों से ही लग रहा है कि इसमें से आंसर क्या होगा, ब्रज भाषा होगा। अगर किसी ने थोड़ी बहुत भी हिंदी पढ़ी होगी तो वो ये चीजें कर सकता है। आप देखिए, इससे पहले के पार्ट्स आप देखिएगा, जहां पर मैंने हर लेक्चर में दोस्तों एक क्वेश्चन जरूर उठाया है बोली और उपभाषाओं से। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अभी भी बता रहा हूं कि हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं। ठीक है, 5 उपभाषाएं हैं: राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। और इस 5 उपभाषाओं के अंतर्गत दोस्तों हमारी कौन कौन सी बोलियां आती है ये मैं आपको सभी बता चुका हूं। तो जो ये ब्रज भाषा है, यह किस बोल उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। क्या दोस्तों, हमारी ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी की मैंने आपको ट्रिक बताई थी क्या? के बी एच, यानी कि कब कब है। के से था क्या दोस्तों? कन्नौजी। बी से था बुंदेली। अगले के से था खड़ी बोली या फिर कौरबी। अगला बी से था दोस्तों क्या? ब्रज भाषा। और एच से होगा क्या हमारा? हरियाणवी या फिर बांगरू। तो ब्रज भाषा क्या है? हमारी हिंदी की बोली है। और इससे पहले की वीडियोस देख लीजिएगा, 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां, उसके बारे में मैं आपको निश्चित रूप से बता चुका हूं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दूसरा प्रश्न बात करते हैं, ये भी बहुत सरल प्रश्न है दोस्तों, कि लकड़हारा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? उपसर्ग और प्रत्यय भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। उपसर्ग आपको पता ही होगा, जो शब्द से पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं उपसर्ग। और प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के बाद में लगकर या पश्चात लगकर उसमें परिवर्तन करते हैं, उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, नए शब्द का निर्माण करते हैं, वो हमारे होते हैं प्रत्यय। अब देखिए, लकड़हारा में क्या प्रत्यय है? देखिए, लकड़हारा, लकड़हारा ओ हारा आ रहा है ना, लकड़हारा ओ का उच्चारण आ रहा है तो ई हारा तो होगा नहीं। ठीक है, रा भी दोस्तों कभी प्रत्यय नहीं होता है, आपने पढ़ा होगा। लकड़ी तो प्रत्यय होता ही नहीं है, तो प्रत्यय क्या बचा? हारा बचा। आप नॉर्मली समझ के भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे, वरना आप लकड़ शब्द में हारा प्रत्यय लगाएंगे तो हो जाएगा लकड़हारा। तो हारा प्रत्यय यहां पर सही हो जाएगा। प्रत्यय क्या लगता है? शब्द के बाद में लगकर जो उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं या नए शब्द का निर्माण करते हैं, वो होते हैं हमारे प्रत्यय। सरल प्रश्न है, पहले भी करा चुका हूं। देखिए, अगला है उपसर्ग से। उपसर्ग मैंने आपको बताया, जो शब्द से पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं या नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। निर्लोभ में क्या उपसर्ग है? देखिए दोस्तों, ऑप्शन ही देखिए आप। ठीक है, निर्ल, निर, निहि या निर। देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा निर। निर, धन, लोभ। यहां पे है दोस्तों हमारी कौन सी संधि है? अगर आपने संधि पढ़ी होगी तो व्यंजन संधि का ये उदाहरण हमारा आता है, व्यंजन संधि का। निर, ये देखिए रै में हलंत लगा हुआ है, निर यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। निर उपसर्ग, निर धन लोभ, निर्लोभ व्यंजन संधि का उदाहरण है। और निर यहाँ पर क्या होगा? उपसर्ग होगा। देखिए दोस्तों, निर्ल तो उपसर्ग हो नहीं सकता है। निहि, धन, लोभ भी आप करते तब भी नहीं हो पाता। ठीक है, निर, धन, लोभ, फिर वो निर और धन लो, वो भी एक सिक्वेंसली क्लियर नहीं होता। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा ना तो आप कर देंगे। अगला देखिए दोस्तों, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अब आप लोग इतने सारे एग्जाम देते हैं दोस्तों, आप लोगों को सभी को पता है, आप लोगों ने पॉलिटी सभी ने पढ़ी होगी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यूके ट्रिपल एस से भी 2 से 3 बार यह प्रश्न पूछ सकता है। वही पे पूछा गया है कि अभिव्यक्ति वर्तनी कैसे लिखेंगे? तो देखिए, अभिव्यक्ति नहीं होता, अभिव्यक्ति नहीं होता, ये होता है अभिव्यक्ति। ये चीजें तो ऐसी होती है कि आप प्रैक्टिस से ही कर पाते हैं। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पॉलिटी में सभी पढ़ते हैं, तो यहां पर भी आप नॉर्मली अभिव्यक्ति कर सकते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा 5वां प्रश्न है, ये भी बहुत सरल प्रश्न है दोस्तों, कि अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? ये क्वेश्चन भी मैं आपको पहले करा चुका हूं। अल्पप्राण मैंने आपको बताया दोस्तों कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण हमारे क्या आते हैं? अल्पप्राण आते हैं। तथा सभी अंतस्थ व्यंजन य, रै, लय और वै,
यो रो लो वो, ये भी क्या होते हैं हमारे अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। और महाप्राण क्या होते हैं, दूसरा और चौथा। और सभी जो हमारे उसमें व्यंजन होते हैं, सह है, तालव्य सह, मूर्धन्य सह, दंत्य सह और है, ये हमारे क्या होते हैं, महाप्राण व्यंजन होते हैं। अब प्रश्न पूछा गया है अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है। देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। पहला वर्ग ही लिखिए दोस्तों, क, ख, ग, घ, ङ। अब बताइए आप, पहला, तीसरा और पांचवा ये क्या होंगे, अल्पप्राण होंगे। क ऑप्शन में है, नहीं है। गो ऑप्शन में है, तो गो हमारा सीधे क्या हो जाएगा, अल्पप्राण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये गो क्या है, हमारा अल्पप्राण है। अगला हमारा प्रश्न है छठा, ये भी बहुत सरल प्रश्न है, ये तो आपने बचपन में ही पढ़ लिया होगा कि आग बबूला होना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक क्रोधित हो जाना, यानी कि बहुत गुस्सा आ जाना, ये होगा आग बबूला होना। यानी कि नॉर्मली आप समझ सकते हैं आग बबूला होना है कि बहुत गुस्सा हो जाना है। को कहते हैं ना, मुझे उसे देखकर ही मैं आग बबूला हो गया, यानी कि उसको देखते ही मुझे इतना गुस्सा आया, मैं अत्यधिक क्रोधित हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये प्रश्न भी मैं आपको बहुत बार करा चुका हूं, इससे पहले की वीडियो जब आप देखिएगा, मैंने आपको जब भी मन्नू भंडारी जी के बारे में बताया है, वहां पर यह प्रश्न हमेशा बताया है कि एक कहानी यह भी के रचनाकार कौन है। तो मन्नू भंडारी जी इसकी रचनाकार है, और मन्नू भंडारी जी के बारे में मैं इससे पहले के 6 पार्ट में बता चुका हूं, आप देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अगला है नमक का दरोगा कहानी के रचनाकार कौन है। ये भी मैं आपको इससे पहले की वीडियो में बता चुका हूं दोस्तों, कौन है, प्रेमचंद नमक का दरोगा कहानी के रचनाकार है। और ये नमक का दरोगा आप लोगों ने भी दोस्तों जब आप स्कूल में पढ़ते थे ना, तब भी पढ़ी होगी, काफी प्रसिद्ध हमारी रचना है नमक का दरोगा, किसकी है, तो यह है प्रेमचंद की। मुंशी प्रेमचंद जी कोई उपन्यास सम्राट सम्राट, कथा सम्राट, कलम का सिपाही, कलम का जादूगर, धनपत राय कवि और धनपत राय श्रीवास्तव नाम से भी हमारा मुंशी प्रेमचंद जी को ही जाना जाता है। इनके कई सारे उपन्यास हुए, प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, रंगभूमि, निर्मला, प्रतिज्ञा, कर्मभूमि, गोदान, गबन, मंगलसूत्र, जो कि इनका क्या था एक दोस्तों अधूरा उपन्यास था, ठीक है। इसी के साथ साथ इन्होंने कई कहानी संग्रह लिखे, कई कहानियां लिखी, कई नाटक लिखे, जिसमें से दोस्तों नमक का दरोगा हमारी क्या है, ये भी एक प्रसिद्ध रचना के रूप में इनकी जानी जाती है। और नमक का दरोगा मुख्यतः इनकी क्या है दोस्तों, एक कहानी के रूप में नमक का दरोगा को जाना जाता है। और ये आपने अपने स्कूल टाइम पे भी नमक का दरोगा कहानी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा, ठीक है। स्टार्टिंग में ये उर्दू में लिखते थे, लेकिन बाद में फिर इन्होंने हिंदी में लिखना शुरू कर दिया था। आगे बढ़ते हैं, इनकी क्या थी, नमक का दरोगा किस विद्या की रचना है, किस विधा की रचना है। इस प्रकार से भी आपसे आने वाले एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो नमक का दरोगा दोस्तों हमारी क्या है, कहानी होगी, ठीक हो गया। बाकी और भी कई रचनाएं हैं जो कि हम कभी आगे आने वाले पार्ट में कवर अप करेंगे। धीरे धीरे हम क्या करेंगे, सभी जो भी इनकी रचनाएं हैं दोस्तों, जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, उनको कवर अप करते हुए चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि पाहन पूजे हरि मिले मैं तो पूजू पहाड़, किस यह पंक्तियां किस कवि की है। तो ये कबीरदास जी की पंक्तियां हैं। इससे पहले वाले शायद छठे पार्ट में ही मैंने आपको ये करवाया हुआ है, ठीक है। पाहन पूजे यानी कि पत्थर पूछ के अगर हरि मिलते या भगवान मिलते तो मैं पहाड़ पूछता, ये कहा है किसने, कबीरदास जी ने। क्योंकि ये आपको बताइए कि मूर्ति पूजा के विरोधी के रूप में जाने जाते हैं, इस कारण इन्होंने ये कवि ये कृतियां इन्होंने कही है कि पत्थर पूजे पहाड़ मिले, मतलब पत्थर पूजे हरि मिले मैं तो पूजू पहाड़ी। अगर पत्थर पूजने से हरि जो मिलते तो मैं तो पहाड़ पूज लेता और मेरे को हरि ही हरि मिल जाते। यानी कि एक हिसाब से कि इन्होंने कटु आलोचना करी थी जो मूर्ति पूजा थी उसकी, इस कथन के माध्यम से। अगला हमारा प्रश्न है रामचरितमानस की भाषा कौन सी है, ठीक है। तो रामचरितमानस की भाषा कौन सी है, आप सभी लोगों को बताओ दोस्तों, अवधी भाषा में लिखा गया है क्या, रामचरितमानस। और ये किसकी रचना है, तो तुलसीदास जी की एक प्रसिद्ध रचना है क्या दोस्तों, रामचरितमानस। और तुलसीदास जी के बारे में मैंने आपको जिस भी वीडियो में बताया है, हर वीडियो में मैंने आपको रामचरितमानस के बारे में भी बताया है कि अवधी में इसे लिखा गया है। और राम भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य के रूप में इसे जाना जाता है। कितने कांड हैं इसके, रामचरितमानस के 7 कांड है। कितने, 7 कांड है रामचरितमानस के, याद रखना है, ठीक है। और अवधी भाषा में लिखा गया है। और इनकी जो अन्य रचनाएं हैं, विनय पत्रिका, ये कृष्ण गीतावली, ये ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। ये भी आपको जरूर नोट डाउन करना है। अगला एक प्रश्न यहां से आता है, एग्जाम में बन गया था कि जानकी मंगल किसकी रचना है। तो जानकी मंगल भी तुलसीदास जी की रचना है। तुलसीदास जी को लोकनायक, कवि शिरोमणि, मानस का हंस या हिंदी के जातीय कवि के रूप में भी जाना जाता है। रामचरितमानस प्रसिद्ध रचना है इनकी राम भक्ति काव्य की। जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वरवै रामायण, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, ये इनकी कुछ क्या है, प्रसिद्ध रचनाएं है किसकी, तुलसीदास जी की, याद रखना आपको, ठीक है। आगे बात करते हैं। और इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि अवधी किस विधा की बोली है, यानी कि अवधी किस बोली के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो अवधी आपको बताइए, ABC मैंने आपको बताया था, तो वहां से आप सोचिए कि किसके अंतर्गत आती है। अगला देखिए 11वां प्रश्न आपका जो जनसंचार वाला टॉपिक है वहां से दिया गया है। जो आपका वहां पे एक टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस में, हिंदी कंप्यूटिंग, वहां से प्रश्न है कि सभी प्रचालन प्रणालियों पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक साधनों में उपयोग के लिए विकसित फॉन्ट एनकोडिंग प्रणाली कौन सी है। सभी प्रचालन प्रणालियों पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक साधनों में उपयोग के लिए विकसित
फॉन्ट एनकोडिंग प्रणाली है दोस्तों, कौन सी? यूनिकोड एनकोडिंग प्रणाली। ठीक है, तो ये तो आप डायरेक्टली नोट कर लीजिएगा, यूनिकोड प्रणाली। जो फॉन्ट लिखने वाला टॉपिक है उसमें आपको ये मिल जाएगा। यूनिकोड दोस्तों ऐसे कोड होते हैं ना, जो आप किसी भी कंप्यूटर में खोल लीजिए, किसी भी मोबाइल में खोल लीजिए, वो आपके हमेशा शो होंगे। सपोज दैट दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोग टाइपिंग करते होंगे, वो कुर्तीदेव 10 में टाइपिंग करते हैं। ठीक है, अगर आप कुर्तीदेव 10 के फॉन्ट को अपने मोबाइल में ओपन करते हैं तो वो ओपन नहीं होता है। क्यों? या फिर आपको कुर्तीदेव 10 का फॉन्ट मेकर उसके लिए डाउनलोड करना पड़ता है, तब आपको वो जो आपका फॉन्ट होगा डॉक्यूमेंट में वो शो होगा। लेकिन अगर आप यूनिकोड में कोई भी चीज टाइप कर रहे हैं तो वो आपको, आप फोन में चला लो, किसी भी कंप्यूटर किसी भी डिवाइस में आप उसे खोल लो तो वो इजीली खुल जाती है। वही यहाँ पे प्रश्न है कि सभी प्रचालन प्रणालियों पर आधारित, यानी कि जो हर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में जो चीज, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपकी यूज होती है या जो सिस्टम यूज होता है, उसमें कौन सा फॉन्ट यूज होता है? तो यूनिकोड उसमें यूज होता है। यूनिकोड आपने देखा होगा, आप अभी गूगल पे भी सर्च करेंगे ना, कुर्तीदेव 10 टू यूनिकोड कन्वर्टर, या यूनिकोड को ही एक हिसाब से आप जो मंगल फॉन्ट होता है ना, वो भी यूनिकोड के ही अंतर्गत आता है, क्योंकि वो भी हर किसी सिस्टम में सपोर्टिंग होता है। आप अपने मोबाइल में जो भी पीडीएफ्स बनाते हैं दोस्तों, वो किस फॉन्ट में होती है? यूनिकोड फॉन्ट में ही होती है। इसलिए आप उसे कहीं मेल कर लो, किसी को कॉपी पेस्ट करके भेज दो, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। वही हमारी क्या है? यूनिकोड सिस्टम है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इसके बारे में कंप्यूटर वाले पोर्शन में आप ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अगला है, चरण कमल बंदो हरिराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? और ये भी मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि रूपक अलंकार है। इससे पहले के पार्ट में ही शायद मैंने आपको ये बताया होगा। चरण कमल बंदो हरिराई रूपक अलंकार क्या होता है? जहां पर उपमेय का उपमान के रूप में दिखाया जाता है, यानी कि उपमेय में उपमान का अभेद्य रूप से आरोप किया जाता है, वहां पे होता है क्या? रूपक अलंकार। यहाँ पे चरण को कमल के समान बता दिया, यानी कि बता दिया गया है कि भगवान के चरण कमल के समान है, अभेद्य रूप से आरोप कर दिया गया, यानी कि भगवान के चरण ही कमल है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, उपमेय में उपमान का अभेद्य रूप से आरोप होता है। उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, इससे पहले की क्लास में आपको बता चुका हूं। अगला देखिए, 13वां प्रश्न, किसी अधिकारी का व्यक्तिगत ध्यान आकर्षित करने के लिए लिखे जाने वाले सरकारी दस्तावेज को क्या कहते हैं? पहली या दूसरी टेस्ट सीरीज मैंने डायरेक्टली बताया है दोस्तों, अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। मुख्यतः ये सरकारी पत्र ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक विभाग का कोई ऑफिसर दूसरे विभाग के अपने समकक्ष ऑफिसर को जो पत्र लिखता है मामलों का जल्द से जल्द निपटारा करने के लिए या प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, उसी को बोलते हैं क्या दोस्तों? अर्ध सरकारी पत्र। यानी कि पहले भेजे गए किसी पत्र के संबंध में दूसरे अफसर का ध्यान एकत्रित करने हेतु या दूसरे अफसर को आकर्षित करने हेतु, जिससे कि वह उस पत्र का जवाब जल्द से जल्द दे, क्या पत्र लिखा जाता है? अर्ध सरकारी पत्र लिखा जाता है, जो कि व्यक्तिगत तौर पर लिखा जाता है। सरकारी पत्र सरकारी कामकाज से संबंधित ही होता है, लेकिन दो विभागों में दोनों विभाग के समकक्ष अधिकारी एक दूसरे को इस प्रकार का पत्र लिखते हैं, जो कि एक गोपनीय पत्र होता है। और अर्ध सरकारी पत्र किस प्रकार का पत्र है, ये भी मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं दोस्तों। तो ये अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। क्या अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत यह आता है? जबकि सरकारी पत्र क्या है? हमारा औपचारिक पत्र होता है। तो वही प्रश्न है, किसी अधिकारी का व्यक्तिगत ध्यान आकर्षित करने के लिए लिखे गए दस्तावेज को क्या बोलते हैं? अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। व्यक्तिगत ध्यान आ गया तो अर्ध सरकारी पत्र आप लिखेंगे, क्योंकि ये क्या दोस्तों? हमारा अनौपचारिक पत्र होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? और ये भी प्रश्न मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि कितनी भाषाओं का उल्लेख है। हिंदी की प्लेलिस्ट में ही आपको इसके बारे में मिल भी जाएगा। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में हमारी 22 भाषाओं का उल्लेख है। अब जब हमारा संविधान बना था उस टाइम पे कितनी भाषाएं थी दोस्तों? 14 भाषाएं। ठीक है, और अगर हम बात करें जो भारतीय संविधान की भाषाओं का जिक्र है वो कौन सी अनुसूची में मिलता है हमें? 8वीं अनुसूची में। तो 8वीं अनुसूची में पहले कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। कौन कौन सी थी? असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, हिंदी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू, ये 14 भाषाएं थी। उसके बाद में हुआ दोस्तों क्या? 21वां संविधान संशोधन। कब हुआ? 1967 में, जिसमें 3 भाषाएं और जोड़ी गई। नौ से नेपाली, मौ से मणिपुरी, कौ से कोंकणी। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों कितनी होगी? 14 और 3 17 होगी। उसके बाद में हुआ 71वां संविधान संशोधन। कब हुआ? 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ। सॉरी दोस्तों, 21वें संविधान संशोधन से ना सिंधी को जोड़ा गया था। सॉरी 21वें संविधान संशोधन से सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 1967 में। उसके बाद में होता है हमारा 71वां संविधान संशोधन 1992 में, जिसके तहत 3 भाषाओं को जोड़ा जाता है। नौ, मौ, को, यानी कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, इन 3 भाषाओं को जोड़ा जाता है हमारा 71वें संविधान संशोधन के तहत। कितनी होगी? 14 3 17 1 18 होगी। उसके बाद में होता है दोस्तों हमारा क्या? 92वां संविधान संशोधन। कब होता है? 2003 में। इसके तहत भी 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में और शामिल कर दिया। ये 4 भाषाएं कौन सी थी? MSDB, यानी कि एम से हो जाएगा दोस्तों क्या हमारा? मैथिली, एस से हो जाएगा संथाली,
डी से हो जाएगा डोगरी और बी से हो जाएगा बोडो, मैथिली, संताली, डोगरी, बोडो। तो कुल मिला के वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाओं का जिक्र हमें देखने को मिलता है, जिसमें 14 भाषाएं मूल संविधान में थी। उसके बाद में 21वें संविधान संशोधन से सिंधी को जोड़ा गया था 1967 में, 71वें संविधान संशोधन से नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया था 1992 में, और 92वें संविधान संशोधन से MSDB, मैथिली, संताली, डोगरी और बोडो को जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में। तो कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। याद रखना है आपको 22 की 22 भाषाएं, क्योंकि कभी कभी आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ देगा निम्न में से कौन सी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, तो इसलिए आपको ये प्रश्न डायरेक्टली दोस्तों नोट डाउन करते हुए चलना है। अगला हमारा प्रश्न है कि किस प्रकार के पत्र में विषय का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके कार्यालय पत्र, अनौपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र या व्यावसायिक पत्र। अब देखिए दोस्तों, विषय का उल्लेख आपको नहीं करना है। देखिए नॉर्मली जितने भी आपके सरकारी पत्र होते हैं उसमें आपको विषय लिखना ही लिखना पड़ता है। आप भले ही एप्लीकेशन लिखें, आप किसी भी विभाग को पत्र लिखें, आप सरकार की किसी भी संस्था को पत्र लिखें, तो वहां पर आपको विषय का उल्लेख करना ही पड़ता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें अनौपचारिक पत्रों की, तो अनौपचारिक पत्र मैंने आपको अभी बताया कि ऐसे पत्र, इससे पहले की वीडियो जो भी बताया है, जो अपने रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं, जैसे कि बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, शादी समारोह वाले पत्र, ये सभी क्या होते हैं? अनौपचारिक पत्र होते हैं। यानी कि जिसका सरकारी कामकाज से कोई संबंध ना होकर व्यक्तिगत स्तर पर जो पत्र लिखे जाते हैं अपने माता को, पिता को, भाई को, बहन को, ये हमारे अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। इसी कारण मैंने आपको बताया था दोस्तों इससे पहले कौन सा पत्र? अर्ध सरकारी पत्र। वो भी क्या था? अनौपचारिक पत्र था, क्योंकि वो भी एक सरकारी विभाग के कर्मचारी द्वारा दूसरे सरकारी विभाग के कर्मचारी को व्यक्तिगत तौर पर मामलों का निपटारा करने के लिए लिखा जा रहा था। ठीक है, तो किस प्रकार के पत्र में विषय लिखने का उल्लेख नहीं है? अनौपचारिक पत्र में। अगर आपको पता था अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं तो आप इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग कभी स्कूल्स में रहे होंगे पहले, तो आप अपने पिताजी को, माताजी को जो पत्र लिखते हैं, आपने कभी ये कहा कि 200 रुपये की आवश्यकता हेतु, आपने अपने पिताजी को कभी पत्र लिख के कहा 500 रुपये की आवश्यकता हेतु? कभी नहीं। आपने अपने भाई को पत्र लिख के कोई वहां पे विषय डाला? कभी नहीं डाला होगा दोस्तों। इसीलिए जो हमारे अनौपचारिक पत्र होते हैं या व्यक्तिगत पत्र होते हैं या जो बधाई पत्र होते हैं, निमंत्रण पत्र होते हैं, वहां पर कभी भी विषय नहीं लिखा जाता है। आपको शादी का कार्ड आता है, वहां पे लिखा रहता है विषय कि शादी में आने हेतु, नहीं लिखा रहता है, तो वो क्या होता है? अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। सिंपल था, आसानी से अगर आपने थोड़ा सा भी पत्र लेखन पढ़ा होगा ना, इस प्रकार के प्रश्न कर सकते हैं। देखिए, कार्यालय पत्र सरकारी पत्र होता है, सभी को पता है। औपचारिक पत्र सरकारी पत्र होता है, सभी को पता है। व्यवसायिक पत्र कंपनी को लिखा जाता है, सभी को पता है। ठीक है, और कोर्स में, ऑनलाइन कोर्स में तो आपको ये सभी चीजें आसानी से करवाई गई हैं। अगला प्रश्न है कि समाचार एकत्रित करने वाले को क्या कहते हैं? तो समाचार जो एकत्रित करता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा संवाददाता, इसके साथ में रिपोर्टर, ये इस टाइप से काफी बार, तो इसे बोलते हैं संवाददाता, जो कि समाचार पत्रों को एकत्रित करता है। अब एकत्रित करता है संवाददाता, इसको शायद मेरे ख्याल से रिपोर्टर भी बोलते हैं। ठीक है, रिपोर्टर बोलते हैं। उसके बाद में संवाददाता समाचार इकट्ठा करने के बाद में किसको देता है? संपादक को देता है। और संपादक क्या करता है? उस समाचार में जो भी गलतियां होती है या त्रुटियां होती है उनको छांटता है, उसमें से क्या चीजें छापनी है, क्या चीजें हटानी है, इन सब का निर्धारण भी कौन करता है? संपादक करता है। संवाददाता समाचार एकत्रित करता है, संपादक उस समाचार एकत्रित समाचार में से अच्छा कंटेंट छांटता है और उसे छपने लायक बनाता है, ताकि छपने के बाद में उसमें अशुद्धियां ना बचे। ठीक है, एकत्रित करने का कार्य कौन करता है? संवाददाता करता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। निरीक्षक करता है, क्या करता है? जो कि निरीक्षण करता है। एक हिसाब से संपादक ही हमारा निरीक्षक भी होता है। प्रकाशक कौन होता है? जो कि समाचार को छापता है। तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं समाचार के। अगला हमारा प्रश्न है 17वां कि मनोहर श्याम जोशी जी की सिल्वर वेडिंग रचना किस विद्या पर आधारित है? तो ये कहानी है और 100 बार बता चुका हूं मैं आपको, इससे पहले के शायद 6 पार्टों में से 4 पार्ट में मैं आपको ये सिल्वर वेडिंग कहानी के बारे में बता चुका हूं, जिसका मुख्य पात्र कौन होता है ये आपको आप कमेंट बॉक्स में बताना है, और इसमें किससे वो प्रभावित थे, क्या वो प्रभावित थे, इससे पहले की वीडियो आप देख लीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि हिमालय शब्द में कौन सी संधि है? तो हिम धन आलय और धन आ बराबर आ, दीर्घ संधि मैंने आपको बताया था, दीर्घ संधि कैसे पहचाननी है। और अगर समान स्वर के बाद में समान स्वर आता है तो वहां पर हमारी दीर्घ स्वर संधि होती है। जैसे कि ओ के ओ या आ के बाद में ओ या आ, ई या ई के बाद में ई या ई, उ या उ के बाद में उ या उ आता है, तो वहां पे हमारी दीर्घ स्वर संधि होती है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, ये सभी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, इसलिए यहाँ पे डिक्टेट नहीं कर रहा हूं। सेवक सो जो करे सेवकाई, ये अच्छा प्रश्न है। सेवक सो जो करे सेवकाई, यह पंक्तियां किस कवि की है? तो ये तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। यानी कि सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक वही है जो सेवा करे, वह यही होता है हमारा क्या? तुलसीदास जी ने कहा है। ठीक है, तुलसीदास जी के बारे में पता है आपको, 2 प्रश्न पूछे गए इसी एग्जाम में, रामचरितमानस अवधि में लिखा गया है, और ये जो वाक्य है। अगला प्रश्न देखिए, बादल राग किसकी कविता है? तो ये तो दोस्तों बताने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है क्या बादल राग। और इससे पहले देखिए दोस्तों, जब मैंने आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के संबंध में प्रश्न बताया हुआ है, वहां पर मैंने आपको कहा है कि निराला जी का प्रमुख विषय क्या था? बादल इनका प्रमुख विषय था, इस कारण बादल राग भी क्या है? इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। तो 20 प्रश्न ही दोस्तों आए हुए हैं मेरे हिसाब से। अगर जिसने भी थोड़ी बहुत भी हिंदी पढ़ी होगी ना, वो 18 क्वेश्चन तो यहां पर से आसानी से कर सकता है। 18 नहीं भी तो जो पहली बार तुक्के मार के भी आ रहा होगा ना, वो भी यहाँ पे 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता
सकता है आसानी से। बहुत सरल पेपर था, ऐसा ही प्रश्न पेपर आपको आगे भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और इस 20 में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है। इसके साथ में हमारे 2 और पेपर हैं, वो भी मैं आपको हिंदी के जल्द से जल्द सॉल्व आउट करा दूंगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। और वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट।